हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखें उत्तराखंड न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट है। एक अपडेट आया है अभी कि जो ऋषि गंगा नदी है वहाँ पे एकदम बहाव है, ढलान था, पानी उसका तेज था बहाव, लेकिन अचानक से वहाँ एक ग्लेशियर गिरा और उससे एक झील का निर्माण हो गया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। ये एक ग्लेशियर पहले तो जो गिरा था वो अलग थी, उसकी बाढ़ आई थी, बट ये यहाँ पे ऋषि गंगा नदी बह रही है और यहाँ से एक एक ग्लेशियर गिरा और यहाँ पे जम गया। तो ये जो पानी है, ये पानी का बहाव उसने रोक दिया है और यहाँ पे एक झील जैसी बन गई है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद मलबा जमा होने के कारण आसपास मलबा जमा हुआ था। ऋषि गंगा नदी की अप स्ट्रीम यानी कि ऊपरी धारा में बहाव रुक गया है और बहाव थमने के चलते नदी के पानी ने झील की शक्ल ले ली है। लगातार पानी के बढ़ते दबाव के कारण अगर ये झील टूटी तो पहाड़ों से पानी काफ़ी रफ्तार से नीचे गिरेगा, जो कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो राहत कार्य चल रहा है वह प्रभावित होगा। और त्रासदी के बाद आई सैटेलाइट इमेज और ग्राउंड जीरो से आ रही एक्सपर्ट की रिपोर्ट में ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं। ये देखिए, आपको बताती हूँ मैं कि अगर ये झील बनी है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर ये झील टूट जाती है, किसी वजह से ज़्यादा दबाव आता है मलबा का, तो फिर क्योंकि ये ऊंचाई पे है और नीचे ढलान वाले एरिया में बाढ़ आ जाएगी और फिर जो अभी राहत बचाव का चल रहा है वो नहीं हो पाएगा, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये इरोंटी स्ट्रीम हिमालय है की है, यहाँ से ये एक ग्लेशियर गिरा और अभी मैंने आपको दिखाया गिरते हुए, और फिर वो यहाँ पे गिर गया। तो ये यहाँ पे ये एक झील जैसी बन गई है। आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो, जूम करके दिखाते हैं। ये ट्रायंगल, ये एक झील का निर्माण इसने ले लिया है और अगर ये फट जाती तो अभी ये पानी का बहाव तो अभी रुक गया है, अभी ज़्यादा बहाव। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी भी काम जारी है और जहाँ टनल में लोग फंसे हुए हैं, वाकई बहुत दुख होता है देख के, जिनके घर के लोग वहाँ फंसे हुए हैं कैसे रो रहे हैं, माता पिता, न्यूज़ में देखा, बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन बट अभी केवल कर सकता है कोई तो वो केवल ये एनडीआरएफ की टीम। तो एनडीआरएफ के बारे में भी अभी जानते हैं, बताते हैं क्या होती है डिटेल। और आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है तो इतने दिन से है, सबसे बड़ी त्रासदी है ये उत्तराखंड की। पहले हुई थी, फिर 6 दिन हो गए हैं इसको, और इसके बाद जो टनल में फंसे लोगों थे उनको बचाया जा रहा है। और आईटीबीपी के अफसर ने बताया है कि टनल में गुरुवार को शुरू की गई ड्रिलिंग को रोक दिया गया है और 7 मीटर की खुदाई के बाद वहाँ पे एक चट्टान आ गई है और काफ़ी कोशिशों के बाद भी ड्रिल नहीं हो पा रही है। जो तो रेस्क्यू टीम ने पहले प्लान पर ही काम करने का फैसला किया था और सुबह टनल के अंदर से मलबा निकालने का काम फिर से शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे अब जो टनल की खुदाई का काम चल रहा था उसको रोक दिया गया है डायरेक्ट ही। अब वहाँ से मलबा निकाल के लोगों को निकाला जाएगा, जैसे जैसे वहाँ मिलते जा रहे हैं डेड बॉडी तो उनको निकालते जा रहे हैं। बट कैसे लोग, इतने गरीब गरीब लोग हैं, उनके घरों के मजदूर लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, वो लोग कितने पैसे नहीं है। कल मैं देख रही थी, एक इंटरव्यू टीवी में आ रहा था, बता रहा था कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और वो गाड़ी करने के लिए भी इधर उधर से उधार करके अपनी खेती को गिरवी रख के कैसे पैसे करके एक कार गाड़ी बुक करके वहाँ आया कि बच्चे, उनका जो बेटा वहाँ फंसा हुआ है वो मिल जाए। बहुत दुख होता है देखने में। बट ये जो आपदा अचानक हुई है, ये ऐसा नहीं है, एक दिन की नहीं है, अचानक से नहीं हो गई। ये प्रकृति का रौद्र रूप बोला जा रहा है, बट प्रकृति के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ये मतलब मनुष्य का ज़्यादा है इसमें इंटरफेयर। डायरेक्ट नहीं, अभी एक दिन में कुछ नहीं किया है, बट जो इनडायरेक्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इतना हो रहा है, उसकी वजह से पहले से ही इतनी चेतावनी दी जा रही थी। और वहाँ पे जहाँ डैम बनाया गया था, वो जो डैम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, उस डैम के बारे में भी अभी बताएंगे आपको डिटेल कि वो क्या है पूरा डैम। क्योंकि यदि आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो फैक्ट होते हैं वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब
यहाँ पे ये देखते हैं, ये जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे उसके बारे में देखते हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है जिसमें पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। यह प्रोजेक्ट ऋषिगंगा नदी पर बनाया गया है और ऋषिगंगा जिस जगह धौलीगंगा में मिलती है वहाँ यह प्रोजेक्ट बन रहा है। ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रैनी गांव में प्रमुख तौर पर है। रैनी गांव अभी बताते हैं उसकी लोकेशन आपको। इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अनुमान है कि इससे इतनी बिजली बनाई जा सकती है जिससे उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में बिजली दी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में खास तरीके से बिजली बनाई जा रही है। इसमें लगातार पानी के प्रवाह में टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जा रही थी और दूसरी ओर कई प्रोजेक्ट में पहले बांध बनाया जाता है और वहाँ पानी रोककर पानी का प्रवाह बढ़ाकर बिजली बनाई जाती है। तो ये बना रही थी। किसने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनी स्पेशल इसके लिए, उसने भी मना किया था कि वहाँ पे ना तो कोई विकास कार्य नहीं हो, डैम नहीं बनाया जाए, क्योंकि जो ऊंचाई पर होती है और वी शेप की घाटी है दो पहाड़ों के बीच में, ऐसी जगह नदी पे डैम नहीं बनाया जाना चाहिए और इस तरह के पावर प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी गई थी। उसके बाद भी कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के वहाँ पे शुरुआत की गई तो उसके नतीजे सभी लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं और गरीब लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इसी वजह से ये सामने आया। आपको क्या लगता है कि ये जो है एक प्रकृति का रौद्र रूप है या मनुष्य का दिया हुआ ही प्रतिफल है, उसी की वजह से हम भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि प्रोजेक्ट को रद्द क्यों नहीं करते हैं। 13 दिसंबर 2014 को इस मामले में पूछा था कि अगर इन पावर प्रोजेक्ट से वन और पर्यावरण को खतरा है तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है। उन अधिकारियों का पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिन्होंने इन्हें मंजूरी दी है। विकास योजनाओं में पर्यावरण से समझौता नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी पूछा भी था बट उसका कुछ नहीं हुआ और अब देखो सबके सामने है उसका नतीजा। और इसके बाद केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया था कि सरकार विकास के सभी काम वैज्ञानिक तरीके से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो इन प्रोजेक्ट को इको सेंसिटिव जोन के बाहर दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट करने पर विचार कर सकती है ताकि इनके कारण लोगों की जिंदगी खतरे में ना आए। और मामले की सुनवाई अभी तक जारी है, अभी चल ही रहा था और ये आपदा अचानक आ गई। ये हम देख सकते हैं जहाँ पे ये आपदा आई है, ये रैनी गांव है, दिख रहा है आपको। और ये जोशीमठ है, यहाँ से कर्णप्रयाग, जितने भी केदारनाथ में पहले यहाँ 2013 में आपदा आई थी। और ये रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग में अलकनंदा गंगा नदी से मिलती है और ये यहाँ ऋषिकेश है। ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ से ज़रूर इस यहाँ की ज्योग्राफी से अराइज होंगे। और पूरी ज्योग्राफी का जो नदियों से रिलेटेड है एक अलग से वीडियो लाऊंगे आपके लिए, ताकि जो भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल सके। अभी जो हादसा हुआ है वहाँ करीब 2000 लोग रहते हैं और पास के गाँव में ज़्यादा पानी नहीं गया, नहीं तो हादसा जो है बहुत भयावह हो जाता। और अब जो अभी झील बनी है, झील बन गई है वहाँ पे अस्थायी तौर पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तब तो ठीक है। बट अगर वहाँ वो टूट जाती है, अस्थायी बनी है, टेम्परेरी बनी है, अगर ज़्यादा उस पर मलबा वहाँ इकट्ठा हुआ और ज़्यादा उस पर लोड आया तो हो सकता है वो टूट जाए, तो फिर उसका पानी नीचे आ जाएगा और बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बाद अभी पूरा जो देवदूत बन के आए हैं वो सिर्फ एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम, जो आईटीबीपी वगैरह जो अर्धसैनिक वाले हमारे वो लगे हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये सब काम रेस्क्यू वाला किया जा रहा है। तो हमारे लिए एनडीआरएफ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एनडीआरएफ जो होती है नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है एक नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है जिसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। यह आपातकाल या आपदा के समय होने वाली परेशानियों को दूर करने की विशेषता रखते हैं। इस फोर्स को हर तरह की परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करता है
और साल 2006 में 8 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ को गठित किया गया था। इसकी 8 बटालियन थी। यह एक पैरा मिलिट्री लाइंस फोर्स है जिसमें 12 बटालियन होती हैं। शुरुआत में 8 थी। इसमें 3 बीएसएफ की, 2 सीआरपीएफ की और 2 सीआईपीएफ की, 2 आईटीबीपी की और 2 एसएसबी की बटालियन होती हैं। इन्हीं से इसमें लिए जाते हैं। तो एनडीआरएफ के साथ साथ जो नेशनल लेवल पे काम करती है वो एनडीआरएफ होती है और जो स्टेट लेवल पे काम करती है वो एसडीआरएफ होती है। तो यही अभी इन्हीं से उम्मीद है, जितना भी जो बचाव कार्य कर रहे हैं सबको, जो लोग गायब हैं उनका पता चल जाए, मिल जाए। अभी तो बहुत सारे लोग गायब हैं, मिलना बाकी है, हो रहा है। आई होप सब लोगों को अच्छे से हो, उन लोगों के परिवार वाले जो हैं उनको भगवान शांति दे, सांत्वना दे। ऐसी परिस्थिति आई है, बट आगे के लिए सीख लेनी चाहिए कि अभी एक और रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगी, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में, अभी तो ये उत्तराखंड की न्यूज़ है, बट हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही कई ग्लेशियर्स हैं जिनके पिघलने की संभावना है और वहाँ भी कई झीलें बन रही हैं जो कि बहुत आगे जाके इसी तरह की आपदा वहाँ भी आ सकती है। तो अलर्ट जारी किया गया है, वो भी एक रिपोर्ट आई है। मैं आपके लिए प्रूफ लेके आऊँगी कि कहाँ से रिपोर्ट आई है। और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ के लोग हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ स्टेट लेवल वाले जो होते हैं वो एसडीआरएफ होते हैं। बस आज यही इन लोगों से उम्मीद है, यही भगवान की रूप में आए हुए हैं जो बचाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से यूपीएससी और एमपीपीएससी की या अदर स्टेट पीसीएस की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और एमपीपीएससी की और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, स्टार्ट हो गई है एमपीपीएससी की अब, तो उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।